नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे अनुभव के लिए जो आपको जीवन भर याद रहेगा? क्या आप तैयार हैं महाकुंभ की भव्यता को देखने के लिए? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के बारे में सारी जानकारियां देने वाला हूं, जो कि प्रत्येक 144 वर्षों के बाद आता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप तीर्थराज प्रयाग में स्थित इस कुंभ मेले तक पहुंच सकते हैं, आपके रुकने का प्रबंध कैसे होगा, भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होगी और यदि आप यहां पर नहीं भी रुकना चाहते हैं तो आप कैसे एक दिन में यहां पर घूम सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि स्नान करने के बाद यहाँ आसपास घूमने के लिए कौन-कौन से प्रमुख स्थान हैं और उनका क्या महत्व है और वहाँ पर आप कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरी तरीके से जानकारियों से भरी रहने वाली है, जिसमें आपको कई तरीके की रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुंभ में घूमने में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और यदि आप अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस महाकुंभ में स्नान करने जाने को मोटिवेट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यह कुंभ क्या होता है। कुंभ एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। यह वही कलश है जो समुद्र मंथन के पश्चात निकाला गया था। इस कलश में अमृत होने के कारण देवता और असुरों के बीच में इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर 4 स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन पर अमृत की एक-एक बूंद गिरी। इसी कारण से यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह कुंभ मेले भी 3 प्रकार के होते हैं: अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ मेले प्रत्येक 6 वर्ष में हरिद्वार और प्रयागराज में लगते हैं। इसी प्रकार पूर्ण कुंभ मेले प्रत्येक 12 वर्ष में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी-बारी से लगाए जाते हैं। प्रत्येक 12 पूर्ण कुंभ के बाद बारी आती है एक महाकुंभ की। यह महाकुंभ पूरे 144 वर्षों के उपरांत होता है और यह महाकुंभ मेला प्रयागराज में ही लगता है, जिसे देखने के लिए भारत से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति मिलती होगी। अब आप समझ गए होंगे कि यह कुंभ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर सोच कर देखा जाए तो अब अगला महाकुंभ 144 वर्षों के बाद पड़ेगा। मतलब आपके आने वाली 3 पीढ़ियों के बाद कहीं जाकर इसे देखने का मौका मिलेगा। ऐसी महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और पौराणिक घटना का साक्षी हम सभी को बनना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आपको कैसे आना है। महाकुंभ में आने के लिए आपको प्रयागराज तक आना होगा। प्रयागराज तक आने के लिए सबसे अच्छा साधन है रेल। प्रयागराज का प्रमुख रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन। इसके अलावा प्रयागराज में प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन, नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन, फाफा मऊ जंक्शन और झूसी रेलवे स्टेशन भी प्रमुख रेलवे स्टेशन है। आपके शहर से जिस किसी भी स्टेशन के लिए ट्रेन उपलब्ध हो, आप अपना टिकट बुक करके यहाँ तक आ जाएं। इन सभी स्टेशनों से संगम क्षेत्र की दूरी 7 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में है। जैसे कि प्रयागराज जंक्शन से मेला क्षेत्र लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और फाफा मऊ जंक्शन से मेला क्षेत्र लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप किसी भी स्टेशन पर आ जाएंगे तो आप आसानी से मेला क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। स्टेशन से मेला क्षेत्र तक जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहें
तो शेयर्ड में ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाला 30 से 50 रुपए के बीच में चार्ज करेगा और अगर आप चाहें तो रिक्शा बुक करके भी जा सकते हैं। ऑटो रिक्शे का चार्ज 200 से 300 रुपए के बीच में रहता है। ऑटो रिक्शा वाला आपको किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जब आप मेला क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के जो प्रमुख घाट हैं वह हैं अरैल घाट, जलेश्वर घाट, मोक्षदायिनी घाट, संगम घाट, अक्षयवट घाट और त्रिवेणी घाट। यह सारे घाट आसपास में ही हैं। जहाँ पर आपको रिक्शा वाला उतारेगा वहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर ही सारे घाट हैं, तो आप बड़ी आसानी से घाट तक पहुँच जाएंगे। आप प्रयागराज तक हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। प्रयागराज में अपना एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है प्रयागराज एयरपोर्ट। तो अगर आपके शहर से डायरेक्ट यहाँ तक के लिए फ़्लाइट है तो आप डायरेक्ट यहाँ तक की फ़्लाइट ले लीजिए, नहीं तो आप लखनऊ या बनारस तक के लिए फ़्लाइट लेकर वहाँ से टैक्सी द्वारा प्रयागराज आसानी से पहुँच सकते हैं। वैसे अभी कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के लिए नियमित उड़ानें चालू की गई हैं जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो सके। इसके साथ ही प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, दिल्ली, गाजियाबाद आदि प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है। इन शहरों से प्रयागराज के लिए नियमित रूप से बसें भी चलती हैं जिनसे आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सभी प्रमुख जिलों से प्रयागराज के लिए अतिरिक्त बसें चलाई हैं ताकि यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके। तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी से या बस के द्वारा आसानी से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो प्रयागराज के सभी एंट्री पॉइंट्स पर पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कुंभ में स्नान करने के लिए कब आना चाहिए। महाकुंभ की डेट 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच की है। मतलब कि जो कुंभ है वह 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में रहेगा। इसी बीच में कुछ प्रमुख दिनों पर शाही स्नान भी होगा। तो जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन पूरे शहर में प्राइवेट व्हीकल बंद कर दिए जाएंगे। तो अगर आप शाही स्नान वाले दिन यहाँ पर आएंगे तो आपको भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और आपको घाट तक पैदल ही जाना होगा। आप जिस जगह पर जाएंगे वहाँ से जो निकटतम घाट होगा वहाँ पर ही आपको स्नान करना पड़ेगा। तो मेरे विचार से यदि आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो शाही स्नान वाले दिन आने से बचिए। आप किसी अन्य दिन यहाँ पर आ जाइए। शाही स्नान की जो तारीखें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शाही स्नान की तारीखें 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान होगा। तो आप इसी हिसाब से अपनी यात्रा को प्लान कर लीजिए और अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित और यादगार यात्रा का आनंद लीजिए। दोस्तों, अब बात आती है कि अपनी महाकुंभ यात्रा के दौरान आपको ठहरना कहाँ पर है। प्रयागराज में रुकने के लिए बहुत सारे होटल हैं, लेकिन महाकुंभ के समय में उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। नॉर्मल रूम के प्राइस जो कि 1000 रुपये तक रहते थे उनके प्राइस अभी 3 से 4000 रुपये चल रहे हैं और 3 से 4000 रुपये वाले रूम जो कि डीलक्स कैटेगरी के रूम होते थे उनके प्राइस 8 से 10,000 रुपये चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त गंगा जी के किनारे एक टेंट सिटी भी बनाई गई है जिसमें आपको मिनिमम 3000 रुपये में टेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको टेंट में रुकना है तो उसके लिए जो कुंभ मेला की ऑफिशियल वेबसाइट है उनके द्वारा जो 10 से 11 वेंडर एलोकेट किए गए हैं उनसे ही आप टेंट की बुकिंग करें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। आप कुंभ मेला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उनकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारे रैन बसेरे भी बनवाए गए हैं जिनमें से कुछ रैन बसेरे तो फ्री हैं लेकिन कुछ रैन बसेरों में आपको 200 से 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। रात में रुकने के लिए स्टेशन के बाहर भी एक बहुत बड़ा रैन बसेरा बनाया गया है, आप वहां पर भी रुक सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप प्रयागराज आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऐसी ट्रेन से आइए जो सुबह जल्दी यहाँ पर आ जाती हो और ट्रेन से आने के बाद आप रेलवे स्टेशन के बाहर फ्रेश हो जाइए और उसके बाद चले जाइए संगम मेला क्षेत्र में। वहाँ पर आप स्नान कर लीजिए और शाम तक वहीं आसपास सारी जगह एक्सप्लोर कर लीजिए और रात में वापसी की ट्रेन पकड़कर वापस चले जाइए, जिससे कि आपका जो रुकने का खर्च है वह बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि महाकुंभ के समय में प्रयागराज में रुकना काफ़ी महंगा है, लेकिन फिर भी यदि आप यहाँ पर रात में रुकना चाहते हैं तो पहले से ही होटल की बुकिंग या टेंट की बुकिंग कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो। दोस्तों, प्रयागराज में भोजन के लिए आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे।
पूरे शहर में रेलवे स्टेशन से लेकर मेला क्षेत्र तक बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट हैं जहां पर आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इन होटलों और रेस्टोरेंट में आपको 150 से 200 रुपये प्रति थाली के हिसाब से भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, जैसे कि उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और स्थानीय व्यंजन, सभी तरीके के भोजन आपको मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में बहुत सारे अखाड़े और समाज सेवी संगठनों के द्वारा निःशुल्क लंगर आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर आपको निःशुल्क में भोजन मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो कि अपने पैसे बचाना चाहते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कहीं भी भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे और आप अपनी पसंद के अनुसार भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि आपको वहाँ पर स्नान कैसे करना है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुंभ क्षेत्र में स्नान करने के लिए यदि आप शाही स्नान वाले दिन आ रहे हैं तो आप जिस किसी भी साधन से आ रहे हैं वहाँ के नज़दीक में जो घाट होगा वहीं पर आपको स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि शाही स्नान वाले दिन पूरे प्रयागराज में प्राइवेट व्हीकल की सर्विस बंद रहेगी, इसीलिए आपको घाट तक पैदल ही चलकर जाना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप शाही स्नान से अतिरिक्त किसी और दिन आ रहे हैं तो आप जिस किसी भी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट पर आएंगे, वहां से जो घाट है जैसे संगम घाट, लेटे हनुमान जी का घाट या अरैल घाट, वहां पर चले जाइए। ये तीनों घाट आसपास में ही हैं। आप चाहें तो इन घाट पर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से आपको नाव वाले मिल जाएंगे जो कि आपसे 150 से 200 रुपये लेंगे और वहां से आपको संगम पर, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, वहां पर ले जाएंगे। आप वहां पर स्नान कर सकते हैं। कभी कभी यह कीमत ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, मेला का टाइम चल रहा है तो यह कीमत 500, 600, 700 रुपये भी हो जाती है। इसीलिए वहां पर आने और जाने की जो कीमत है वह आप पहले से ही तय कर लें। दोस्तों, स्नान करने के बाद आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। अरैल घाट के पास में ही एक प्राचीन किला बना हुआ है जहाँ पर आप विजिट करने के लिए जा सकते हैं। किले के अंदर एक विशाल वृक्ष है जिसे अक्षय वट कहते हैं, जो कि यहाँ की प्राचीन धरोहरों में से एक है। किले के अंदर ही अद्भुत पातालपुरी मंदिर भी है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा नौलखा मंदिर, जिसे आदि शंकर विमान मंडपम भी कहा जाता है, यह भी आपको आकर्षित करेगा। इन जगहों के अलावा प्रयागराज में और भी घूमने की जगहें हैं, वह यहाँ से दूर हैं, जैसे कि मनकामेश्वर मंदिर, नैनी ब्रिज, शिवालय पार्क, कंपनी गार्डन या आज़ाद पार्क, भरद्वाज पार्क आश्रम और आनंद भवन। आप इन जगहों पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा या अन्य परिवहन का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑटो वाले आपको इन जगहों पर घूमने के लिए 1000 से 1500 रुपये तक का चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपको इस महाकुंभ यात्रा का बजट भी बताऊंगा, तो आइए जानते हैं कि आपको इस महाकुंभ यात्रा में शामिल होने में कितना रुपया खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप सुबह में आते हैं और शाम में आपकी वापसी की ट्रेन है, जो कि बेस्ट तरीका भी है, और आप 2 लोग हैं, तो आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास खर्च करना होगा। इसमें मैंने ट्रेन के टिकट्स को शामिल नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ रात्रि में विश्राम करते हैं तो एक नॉर्मल होटल का प्राइस लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये तक हो सकता है। इसीलिए आपका कुल खर्च लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि कुंभ के दौरान रूम के प्राइस जो है वो नॉर्मल डेज के मुकाबले 10 से 20 गुना तक महंगे हो सकते हैं, और यहाँ पर जो टेंट भी मिल रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको यहाँ पर रात में विश्राम ना करना पड़े। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको कुंभ कैसे जाएं इसके बारे में विस्तार से बता दिया। मैंने आपको कुंभ के महत्व, उसके इतिहास और वहां पर रुकने आदि की व्यवस्था के बारे में भी बता दिया। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुंभ एक ऐसा त्यौहार है जो हमें अपनी संस्कृति और परंपरा के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस त्यौहार का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय और प्यार मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं आपके लिए और भी उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। जल्द ही मिलूँगा
एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको यात्रा के नए और अनोखे अनुभवों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।